अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक्यूट एंड क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस एंड एक्यूट एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। सबसे पहले देखते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलो वर्ड जो रेफर करता है वो होता है, पाइलो से मतलब है रीनल पेल्विस। जो पाइलोनेफ्राइटिस है ये है अपर यूटीआई। अपर और लोअर यूटीआई क्या होते हैं? अगर वो ब्लैडर तक होंगे तो लोअर यूटीआई, अगर उससे ऊपर होंगे तो वो अपर यूटीआई। ठीक है। अच्छा, अब ये इसके टू रूट ऑफ स्प्रेड हैं। एक है असेंडिंग इन्फेक्शन और दूसरा है हमारे पास हिमेटोजीनस रूट ऑफ स्प्रेड। असेंडिंग इन्फेक्शन वाला ये मोस्ट कॉमन है, जो हिमेटोजीनस है वो है लेस कॉमन। अब देखते हैं कि ये काम जो असेंडिंग रूट है ये कैसे शुरू होता है। सबसे पहले है कि यूरीथ्रा हमारे पास आएगा। इसमें बैक्टीरिया आ गया है। बैक्टीरिया मेनली जो होते हैं वो इंटेस्टाइनल फ्लोरा वाले बैक्टीरिया होते हैं। तो इसीलिए मोस्ट कॉमन एजेंट कौन से लिखे हुए हैं? एशरिकिया कोलाई, प्रोटियस, क्लेबशेला एंड इंटेरोबैक्टर। अच्छा, पहले वो इधर एडहियर कर जाएंगे। जब एडहियर कर गए हैं उन्होंने, फिर इसके बाद शुरू कर देनी है कलोनियलाइजेशन। कलोनियलाइजेशन शुरू होगी। अब वो जी उन्होंने ऊपर असेंड करना है। वैसे नॉर्मली वो ऊपर असेंड नहीं कर पाते, यूरिथ्रा तक ही लिमिटेड रहते हैं। अगर उन्होंने ऊपर ब्लैडर में जाना है तो इसके लिए क्या है? इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसा कि कैथीटराइजेशन। यहाँ कोई ट्रामा वगैरह आ गया तो इसकी वजह से ये ऊपर चला जाएंगे। अब फिर ये इधर यूरिनरी ब्लेडर तक ही कन्फाइंड रहते हैं। अगर इससे भी ऊपर जाना है तो इससे ऊपर जाने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है, वेजाइको यूरिटेरल रिफ्लक्स। वो लाजमी है, वो होगा तो ये ऊपर जाएंगे, वरना मेनली इधर तक ही लिमिटेड रहते हैं। अच्छा, वो अब कैसे है? यहाँ तो कोई डेवलपमेंटल एनोमली हो, जो हमारे पास इंट्राम्यूरल पार्ट है यूरेटर का वो अच्छे से डेवलप ना किया हो, तो इसकी वजह से ये ऊपर चले जाएंगे। दूसरा है कि आगे कहीं यूरेथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ गई है स्ट्रिक्चर की वजह से, तो फिर वो ऊपर चले जाएंगे। तो ये हमारे पास वेजाइको यूरिटेरल रिफ्लक्स की वजह से ये पहुंच गए हैं भी किडनी में। अब किडनी में भी इंट्रा रीनल रिफ्लक्स चाहिए और इसके बाद ये करेंगे पाइलोनेफ्राइटिस। जो पाइलोनेफ्राइटिस है वो मोस्ट कॉमन है एट अपर एंड लोअर पोल्स। अपर एंड लोअर पोल्स ऑफ किडनी। क्यों इधर कॉमन है? क्योंकि जो इधर हमारे पास कैलसेस हैं वो है मोर कनकेव। बाकी इर्द गिर्द अगर हम देखें तो ये होते हैं, इनकी शेप होती है ये कैलसेस की। अपर और लोअर पोल में ही हमारे पास है मोर कनकेव, तो इसी वजह से ज़्यादातर इफेक्ट करता है अपर पोल और लोअर पोल ऑफ किडनी को। अच्छा, दूसरा हमारे पास रूट है हिमेटोजीनस इन्फेक्शन। ये दो तरीकों से ही फैल सकता है, या तो वो सेप्टिसीमिया या हमारे पास हो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। उस वजह से कॉमन एजेंट इसके लिए क्या है? स्टेफाइलोकोकस एंड एशेरिकिया कोलाई। अच्छा, अब देखते हैं एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है और क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर, फिर देखेंगे कि इसकी माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या है। मॉर्फोलॉजिकली किडनी या तो नॉर्मल साइज़ की होगी या थोड़ी बहुत इनलार्ज होगी, और इसके ऊपर ये हमें नज़र आ रहे हैं सप्यूरेटिव इन्फ्लेमेशन। ये सप्यूरेटिव इन्फ्लेमेशन के हमें फोकाई नज़र आ रही हैं। ये होगी हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल फीचर। मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बाद अब हम जाते हैं माइक्रोस्कोपी फीचर। जितनी भी अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहीं भी आ जाती है तो उसमें एडीमा मस्ट है और इंजरी, एडीमा और इंजरी। ठीक है। और तीसरा हमारे पास होते हैं न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट होता है। तो ये एक और पिक्चर है रोबन से ली हुई है, इसमें भी ये हमें नज़र आ रहे हैं फोकाए बने हुए हैं पस के। ये सप्यूरेटिव इन्फ्लेमेशन के फोकाए बने हुए हैं। ठीक है, ये इसकी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है। ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट आ चुका है। इंटरस्टिशियल एडिमा होगा, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट विद इन द ट्यूब्यूल और ट्यूबुलर इंजरी अफेक्टिंग देयर फंक्शन अगर इनका अफेक्ट होगा तो जो हमारे पास प्रेजेंटेशन आएगी वो आएगी एजोटीमिया की। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस। क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस की पहले देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर। मॉर्फोलॉजिकल फीचर में ये हमें स्कारिंग नज़र आ रही है, ये स्कारिंग होगी, और किडनी जो है वो एसिमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्टेड होगी। जो एसिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है वो होती है क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में। अगर सिमेट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का कोई पूछ ले तो वो होती है हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। अच्छा, फिर ये हमारे पास है रीनल पेल्विस है, इसमें फुल ये पस भरी हुई है। जो कोर्टेक्स होगा वो थिन हो जाएगा, कोर्टिकल थिनिंग होगी। ये हमारे पास स्कार्स नज़र आ रहे हैं और जो है पेल्विस में पस है।
अब अगर इसकी देखें माइक्रोस्कोपिक फीचर, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है तो हमारे पास होगा लिम्फोसिटिक इनफिल्ट्रेट, ये सारा जो ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है ये सारा लिम्फोसिटिक इनफिल्ट्रेट है। और जो ट्यूब्यूल्स हैं वो एट्रोफिड होंगी या उनकी फाइब्रोसिस वगैरह हो जाएगी। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है थायरोडाइजेशन ऑफ ट्यूब्यूल। अच्छा, थायरोडाइजेशन ऑफ ट्यूब्यूल की पिक्चर दिखाती हूँ। और हमें क्या नज़र आएगा माइक्रोस्कोपी में, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगी, ट्यूबुलर एट्रोफी होगी और लिम्फोसिटिक इनफिल्ट्रेट होगा। ये हमारे पास है थायरोडाइजेशन ऑफ ट्यूब्यूल। थायरोडाइजेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बढ़ जाती हैं इओसिनोफिलिक मटेरियल से ट्यूब्यूल्स जो हैं, जस्ट लाइक थायराइड का जैसे कोलोइड होता है, थायरोडाइजेशन ऑफ ट्यूब्यूल। ठीक है, और ये जो हमें ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है ये सारा हमारे पास है लिम्फोसाइट। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक्यूट जो पायलोनेफ्राइटिस है उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। उसकी 4 कॉम्प्लिकेशंस हैं। यहाँ तो वो बन सकता है क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस, दूसरा हो सकता है पायोनेफ्रोसिस, तीसरा हमारे पास हो सकता है पेरीनेफ्रिक एब्सेस और चौथा हमारे पास हो सकता है पेपिलरी नेक्रोसिस। दोबारा देखें, पेपिलरी नेक्रोसिस, पायोनेफ्रोसिस, क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस एंड पेरीनेफ्रिक एब्सेस। तो ये हमारे पास इसकी 4 कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर पेपिलरी नेक्रोसिस हो जाए तो इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो वर्स्ट हो जाती है। अब देखते हैं गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस हमारे पास 2 तरह का, एक्यूट एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस अगेन क्या होगा, इसमें न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट होगा और एडिमा हमें मस्ट मिलेगा, एडिमा और हाइपरीमिया। तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस की अगर हम मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखें थ्रू एंडोस्कोपी तो हमें क्या नज़र आएगा। नंबर 1, जो र्यूगल फोल्ड्स हैं स्टमक में जो होते हैं वो थिकन्ड होंगे ड्यू टू एडिमा, और ड्यू टू जो जो लिम्फोसिट न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट और प्लाज्मा सेल का भी इसमें इन्फिल्ट्रेट होता है एक्यूट में, तो उनकी वजह से जो र्यूगल फोल्ड हैं वो थिकन्ड होंगे। दूसरा, हमें वेस्कुलर कंजेशन की वजह से हाइपरीमिया नज़र आएगा, हाइपरीमिया। और तीसरा, हमें जो गैस्ट्रिक पिट्स हैं वो एब्सेसिस, पिट एब्सेसिस नज़र आएंगी। 3 मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स अब कौन सी हो गई। नंबर 1 र्यूगल फोल्ड थिकनिंग होगी, दूसरा हमें हाइपरीमिया नज़र आएगा, तीसरा हमें गैस्ट्रिक पिट एब्सेसिस नज़र आएंगी, और चौथा अगर रीजनरेशन साथ ही बॉडी शुरू कर दे तो उसकी वजह से हमें हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स भी नज़र आ सकते हैं। तो ये एक्यूट गैस्ट्राइटिस की मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होगी। अगर हम देखें इसकी माइक्रोस्कोपिक फीचर क्या होंगी, तो माइक्रोस्कोपी में हमें जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स के ल्यूमन में हमें न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट नज़र आएगा और विद इन द लेमिना प्रोपरिया प्लाज्मा सेल्स नज़र आएंगे। तो ये इसकी माइक्रोस्कोपिकल फीचर हो गई। अब देखते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस 2 वजह से हो सकता है। एक, हमारे पास एच पाइलोरी जो कि 90% केसेस में जो होता है वो एच पाइलोरी होता है, बाकी 10% केसेस में हमारे पास जो होता है वो ऑटो इम्यून होता है। ऑटो इम्यून 10% केसेस में और 90% केसेस में एच पाइलोरी होता है। एच पाइलोरी के लिए अब कौन कौन से स्टेन करते हैं। एक हमारे पास जो कॉमन है एच ई स्टेन, दूसरा हमारे पास गिम्जा स्टेन, तीसरा हमारे पास ये जो स्टेन दिखाया हुआ है ये है वार्दन स्टारी स्टेन दिखाया हुआ है। ये सिल्वर कलर का ये स्टेन होता है वार्दन स्टारी स्टेन। और ये जो ग्लैंड है उसका ल्यूमन है और ल्यूमन के अंदर हमें ये जो ब्लैक ब्लैक हैं ये 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 सारा एच पाइलोरी बैक्टीरिया ये। ठीक है, तीसरा वार्डन स्टारी स्ट्रेन हो गया और चौथा जंटा स्ट्रेन। ये 4 स्ट्रेन के नाम याद कर लेना जो कि हम एच पाइलोरी के लिए करवाते हैं। अच्छा, एच पाइलोरी का पैथोजेनेसिस क्या है, क्यों ये इतना ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट है फिर भी उसमें सर्वाइव कर रहा है। उसके लिए हमारे पास इसके पास एक तो फ्लैजिला होते हैं, दूसरा एडहीशन के लिए इसके पास एडहीशन की प्रॉपर्टी होती है, तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है यूरिएज पॉजिटिव होता है। यूरिएज पॉजिटिव है इसी वजह से जो यूरिया को वो सेपरेट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में, और अमोनिया के साथ वो अपने लिए एक बेसिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है अपनी विसिनिटी में और उसके अंदर रहता है। ठीक है, और चौथा ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है कैग ए और कैग ई जो कि इंटरल्यूकिन 8 को प्रमोट इंटरल्यूकिन 8 बनाते हैं। इसकी वजह से इंटरल्यूकिन 8 जो है वो प्रोड्यूस होगा और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी विद इन द गैस्ट्रिक म्यूकोजा।
ठीक है, तो ये एच पाइलोरी की पैथोजेनेसिस में आ गया। अब ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस है जो वो कभी भी ना एंट्रम को इफेक्ट नहीं करता, वो बॉडी को या फंडस या बॉडी उसी को अफेक्ट करता है। अब आंटो एंटीबॉडीज़ बनाता है, हम ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं अगेंस्ट पेराइटल सेल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। पेराइटल सेल के अगेंस्ट बनेगी तो जो HCl वो प्रोड्यूस नहीं होगा, उसकी वजह से होगा एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया होगा क्योंकि जो HCl है वो चाहिए होता है आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए, आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगी तो इसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट बनती हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट बनेगी तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी जिसकी वजह से होगा परनीशियस एनीमिया। तो ये इसकी दो कॉम्प्लिकेशन होगी। तीसरा, इसकी वजह से जो है जी सेल हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जी सेल हाइपरप्लेजिया। और जब भी ऑटो इम्यून होता है उसमें हाइपरगैस्ट्रीनीमिया मस्ट फीचर है, हाइपरगैस्ट्रीनीमिया उसमें लाजमी होता है। और तीसरा चौथा, ये हमें लेकर जा सकता है कार्सिनोइड ट्यूमर, जबकि एच पाइलोरी जो है इसकी वजह से हो सकता है एडिनो कार्सिनोमा या हो सकता है लिम्फोमा। एच पाइलोरी में जो एसिड प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ भी कर सकती है, बहुत कम ही इंक्रीज़ करती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है। जो हमारे पास ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, क्योंकि उसमें हमारे पास पेराइटल सेल जो थे वो हो गए हैं ख़त्म, तो उसमें होगी डिक्रीज्ड एसिड प्रोडक्शन होगी, लेकिन इसमें हाइपर गैस्ट्रीनीमिया होगा, गैस्ट्रिन के लेवल्स जो हैं वो एलिवेटेड होंगे। और जो ऑटो इम्यून है वो है कि अगर कोई को एग्जिस्टिंग ऑटो इम्यून डिजीज़ हो तो उस वजह से हो सकता है। एच पाइलोरी मोस्ट कॉमन है इन द लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पॉपुलेशन, उसमें ज़्यादातर कॉमन है। तो ये था हमारे पास एक्यूट एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। अल्लाह हाफिज़।